नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूं कि काफ़ी समय हो गया है, तब से मैंने कोई भी कंटेंट नहीं डाला, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपकी सहूलियत के लिए ही लगा हुआ था कि अगर हम बिना चेहरा दिखा के पढ़ाते थे तो थोड़ा सा कम कंफर्टेबल महसूस होता होगा। तो हम लोग आज से इस वाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे संख्या पद्धति हमारी होती है, सबसे पहले डेसिमल संख्या पद्धति। दूसरी होती है आपकी बाइनरी संख्या पद्धति। तीसरी आपकी होती है अष्टक संख्या पद्धति। चौथी होती है आपकी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अभी ये क्या होती हैं संख्या पद्धति में, इन सभी संख्याओं के अलग अलग मतलब नियम होते हैं, अलग अलग वो होता है। लेकिन जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है डेसिमल संख्या पद्धति, हम लोग इसी को ध्यान में रख के संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। डेसिमल संख्या पद्धति, आपसे अगर पूछा जाए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे दो प्रकार की कैसे, जैसे मान लो कि सारी संख्याएं मिली हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो हम उनको दो भागों में बांटेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से इसको संख्याओं को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या को। समझ लेंगे आप लोग सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि समझो कि रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, संख्याओं का बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अनंत संख्याएं हैं, तो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली संख्या होती है वो होती है आपकी वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या जो होती है वो आपकी होती है काल्पनिक संख्या। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी वास्तविक संख्या और एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या होती है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आइए देखते हैं, पहले हम लोग काल्पनिक संख्या को समझ लेते हैं कि काल्पनिक संख्या आखिर होती क्या है। आप लोग जैसा कि समझ रहे होंगे कि कल्पना करना ही, जैसे कल्पना शब्द जो बनना है उसी से ये संख्या मिलके बनी है काल्पनिक संख्या, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है किसी ना किसी से। काल्पनिक संख्याएं होती कैसी हैं, तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा ऐसे होती हैं जैसे i² बराबर -1 और i बराबर √-1। ये काल्पनिक संख्या होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है और उसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है अगर, तो वो सारी संख्याएं हमेशा काल्पनिक संख्याएं ही निकलती हैं। जैसे कि आप समझ लो, अगर यहाँ पे लिखा है -√4, तो ये कैसी होगी संख्या आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √4 गुणा -1, और ये 4 जब बाहर निकल के आएगा तो ये तो 2 हो जाएगा गुणा √-1। यहाँ पे √-1 हो रहा है, ये किसके बराबर है? तो ये आयोटा के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो आई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी संख्याएं काल्पनिक होती हैं और कौन सी संख्याएं वास्तविक होती हैं। यानी कि केवल अंडर रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या में -1 आ रहा है तो वो संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी, और अगर -1 नहीं आ रहा है तो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। एक चीज़ और यहीं पे हम समझते हैं कि अगर किसी भी संख्या को काल्पनिक संख्या में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो ऐसी संख्याएं भी हमेशा हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे कि समझ लो कि अगर जैसे हमने 4 प्लस आयोटा अगर हम कर रहे हैं तो ये जो हमारी संख्या निकल के आएगी ये संख्या भी हमारी
काल्पनिक संख्या ही निकल के आएगी। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काल्पनिक संख्या के बारे में इतना जो है ये काफ़ी है। आशा करता हूँ ये काल्पनिक संख्या आप लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे तो हम वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग इसका हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा दशमलव या भिन्न। दशमलव का मतलब भी डेसिमल संख्याएं या फ्रैक्शन नंबर। और दूसरा जो इसका भाग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्णांक। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो आप कहेंगे हमेशा दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार उनके होते हैं? पहला प्रकार होता है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या को हमने पढ़ लिया कि काल्पनिक संख्या केवल जो अंडर रूट में -1 लिखा हुआ है वो, या हम ये कहें कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर माइनस के रूप में लिखी हुई है तो वो संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। और अगर कोई संख्या माइनस के रूप में नहीं है तो वो सारी की सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। अब हम लोग वास्तविक संख्या के क्या क्या पार्ट हैं हम उसको देखते हैं। वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक होता है दशमलव यानी डेसिमल संख्याएं या फ्रैक्शन। दूसरा आपका होता है पूर्णांक। अब दशमलव में कौन कौन से होंगे? अब दशमलव को में पढ़ेंगे अगर पूर्णांक में, और दशमलव में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जैसे कि -2, -1, 0। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो -3 डैश जितनी हैं अनंत तक ये संख्याएं हैं। माइनस और 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। यानी कि जो पूर्णांक होता है वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों से मिला करके बना होता है। याद रखना, जो पूर्णांक होता है वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों से मिलाकर बना होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो 0 होता है वो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ये ऋण पूर्णांक होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई कि 0 कैसी संख्या है, धन है या ऋण है, तो आप कहेंगे कि न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हम पूर्णांकों को भी बांटेंगे, मतलब आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये ऋण पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक है। ठीक, धन और ऋण को मिला करके क्या बन गया? आपका पूर्णांक बन गया है। ठीक है, अब पूर्णांकों को भी समझने के लिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डैश 1, 2, 3, 4 डैश ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? यानी कि 1, 2, 3, 4 डैश यानी कोई भी संख्या जिसकी गिनती शुरुआत होती है, जिनसे गिनती की शुरुआत होती है, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश। ठीक है, और जब इसमें 0 को भी ऐड कर दिया जाएगा, ये तो आपकी हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये आपकी हैं प्राकृतिक संख्याएं। और जब हम इसमें 0 को भी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे जब 0 को भी, तो ये हमारी संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश। तो ये हमारी संख्याएं कौन सी बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। आप लोगों ने पता है कि पहले पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया था और भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप एक बार और देख लें। तो क्योंकि जितनी बार आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो उतनी ज़्यादा हमारी मजबूत हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। और दशमलव, यहाँ पे दशमलव और भिन्न एक ही बात है। दशमलव संख्याएं और भिन्न संख्याएं एक ही बात है। पूर्णांक जो है इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि आप लोग पूर्णांकों को समझ गए हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्न भी हमारी दो प्रकार की होती है। आप लोग कहेंगे इसकी पहली जो होती है वो होती है आवर्ती। ठीक है, दूसरी होती है वो होती है आपकी अनावर्ती। आवर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब ये आप समझेंगे कि ये क्या है आखिर।
आवृत्ति भिन्न वो होती हैं जैसे कि लिख दिया जाए 0.5, 0.02, ठीक है, 0.01 के ऊपर लगा दिया है बार, ये भी आवृत्ति भिन्न है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 3, ये भी आपकी आवृत्ति भिन्न है। अब आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आवृत्ति भिन्न ये कैसे हो जाएगी और ये कैसे हो जाएगी, क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में सीधा सीधा बदल सकते हैं उनको हम आवृत्ति भिन्न कहते हैं, आवृत्ति भिन्न। और जिनको हम सीधा सीधा भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि 0.2, 3, 4, 6, 5, 7, 6, 3, 2 डैश। अब ये संख्या लिखी हुई है, हम इसको तो भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम इस संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम इस संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में दोबारा से नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम अनावर्ती भिन्न कहते हैं। और जिन संख्याओं को हम आप मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक है। और अगर हम इसको चाहेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेंगे आराम से 1/5, यानी कि 0.2 को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं 1/9 के रूप में, और ये लिख सकते हैं 3/9 के रूप में, यानी कि 1/3। अर्थात जब हम ये बार जिसको हम बोलते हैं बार, यानी क्रमानुगणित, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर है, इसका हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आवर्ती भिन्न कौन सी होती हैं और अनावर्ती भिन्न कौन सी होती हैं। आपने यहाँ से देख लिया है कि दशमलव भिन्न भी 2 भागों में बांटा गया है, आवर्ती भिन्न और अनावर्ती भिन्न में। हम लोग एक बार शुरू से दोबारा रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सम्मिश्र संख्याओं से 2 संख्याएं निकली थी, कौन कौन सी, एक थी आपकी वास्तविक संख्या और एक थी आपकी काल्पनिक संख्या, एक थी आपकी वास्तविक संख्या और एक थी काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को भी हमने 2 भागों में पढ़ा था, कौन कौन से भागों में, एक था आपका पूर्णांक और एक भाग आपका क्या था, दशमलव भिन्न। अब पूर्णांक वाला भी आपने पढ़ा था, इसमें आया था ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ठीक है। और क्या आया था इसमें, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब हम दशमलव भिन्न को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दशमलव में भी 2 आई हैं, एक आई है कौन सी, आवृत्ति दशमलव भिन्न, और एक आई है अनावृत्ति दशमलव भिन्न। आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इसी में आगे और देखते हैं बढ़ते हुए, क्योंकि गणित को हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब जिस पद्धति से हमको पढ़ना चाहिए था उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमको एक एक चीज़ की ये चीज़ आई कहाँ से वो चीज़ देखना है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने सुनी होगी, परिमेय संख्या, और दूसरी कौन सी, अपरिमेय संख्या। अब हम इसको कहाँ पे पढ़ेंगे, अब ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है ना, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जैसे हम लोगों ने हिंदी में बहुत से चैप्टर होते हैं जिनमें पढ़ा जाता है कि जिसको जाना ना जा सके, अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं जिसके लिए कहा जाता है जिसको जाना ना जा सके, जो सब जानता हो वो एक शब्द में उसका उत्तर दिया जाता है। तो वैसे ही परिमेय, जिसको मापा जा सके तो वो उसको कहते हैं परिमेय। ऐसी संख्याएं जिनको मापा जा सके, और ऐसी संख्याएं जिनको नहीं मापा जा सके, मतलब उन संख्याओं को कभी मापा ही नहीं जा सकता है। जैसे कि हम कह दें कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, आप समझना यहाँ पे। परिमेय संख्याएं जैसे हमने लिख दिया 2, ठीक है, 3/4, 5/6। क्या माइनस में भी माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए -3/7 परिमेय संख्या है। क्या अंडर रूट में भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कि √4, √9, √16, अर्थात ऐसे अंडर रूट आ सकते हैं जिनकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हो, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हो। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 22/7,
क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी परिमेय संख्या। अब अगर यहाँ पे अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं बन रही हैं। देखो आवर्ती, और यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 0.5 के ऊपर बार चढ़ा दिया जाए, क्या ये संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या का अर्थ ये होता है कि कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात हम ऐसे कह दें कि कोई भी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन उनका जो अंश है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अंश का मतलब ये है कि जे P/Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये संख्या, हाँ एक चीज़ और, जो 0 होती है ये भी परिमेय संख्या होती है। जो 0 है ये भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। जो पूर्णांक है वो हमारा परिमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आखिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे कि पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है कि 22/7 होती है। इसकी वैल्यू मान ली गई कि 22/7 होती है, लेकिन ये पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि √3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1.732। अगर इसको निकालते चले जाएंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन √3 की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोगों ने इसको 3 अंकों तक मान लिया है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। या जैसे आपसे कहा जाए √2 इसकी वैल्यू आप कहेंगे कि 1.414 होती है। ठीक है, ये मान ली गई है, जैसे संख्याओं की वैल्यू मान ली गई है, क्योंकि अगर इसको हम पूरे को हल करेंगे तो अनंत पूरा भर जाएगा, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन √3 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो हमने इसको 3 अंकों के बाद इसको मान लिया है। ठीक है, अंडर में ही नहीं, अगर यहाँ पे लिखा होता √8 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये √8 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ही अगर लिख दिया जाता √8 और इसके बाहर होल थ्राइज, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 का क्यूब होता है √8। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम लोग एक सवाल को हल करते हैं, आप लोग बताना कि क्या ये हैं। कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √5 की पावर 16, बी है ऑप्शन √3 की पावर √3, ऑप्शन सी है आपका √4 की पावर √5, और ऑप्शन डी है आपका √5 की पावर √6। और पोस्ट करके इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे देखो √5 की क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है? आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि यह वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, क्या √4 की वैल्यू निकल सकती है एग्जैक्ट? आप कहेंगे हाँ निकल आएगी, लेकिन क्या ऊपर जो घात दी हुई है इसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट? आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। फिर आप लोग देखेंगे √3, ये तो देख के ही आप कह देंगे कि नहीं, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये देखो दिया हुआ है √16 है, ये यानी कि क्या हो जाएगा √5, इसको जब हम देखेंगे कि पावर 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये √5 को हम 4 बार गुणा करेंगे, √5 × √5, ये दो मिला के और ये दो मिला के कितने हो जाएंगे? 5 × 5 बराबर 25, यानी कि ये संख्या कैसी हो जाएगी आपकी? परिमेय संख्या। आशा करता हूँ आपको आज संख्या वो सारे आपको समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं आज की क्लास से आपसे आज्ञा लेता हूँ, और बाकी आप लोगों को नियमित रूप से क्लासें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।